अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ़ मामलात पर, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू हो रही है और आजकल प्रोग्राम्स में बात हो रही है कुछ बजट के हवाले से। मालियाती बजट 2021 और 22 पेश होने आज जा रहा है और इस हवाले से हमने खुसूसी ट्रांसमिशन आपके लिए तरतीब दी है, जिसका आगाज़ बाकायदा गुज़िश्ता रात हो चुका और ये सिलसिला इंशाल्लाह आज जारी रहेगा। सारा दिन आपको इसके हवाले से अपडेट्स करते रहेंगे और इसके साथ जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर भी बात हो रही है। ख़ास तौर पे कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त जो सूरत हाल है उसके ऊपर हमने पिछले कई प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की। और एक और बड़ा मसला जो अवामी मसाइल हैं उसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला जिसकी निशानदेही हो चुकी है, जिसके ऊपर प्रोग्राम्स में अमूमन गुफ्तगू होती है, वो बिजली की लोड शेडिंग है। उसके हवाले से बहुत सारी शिकायत मौसूल होती हैं, तो कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मसाइल के हवाले से प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की जाए। दूसरी तरफ आपकी सेहत के हवाले से प्रोग्राम में एक सिलसिला हम शुरू कर रखा है हमने, जिसमें हमारे जो सेगमेंट्स हैं मुख्तलिफ, उसमें हम आपकी सेहत के हवाले से बात करते हैं। आज भी वो सिलसिला जारी रहेगा। मुख्तलिफ उमूर पर बात करेंगे, कोरोना वायरस और इस तरह जो दीगर मामलात हैं ज़ेर बहस आज प्रोग्राम में आएंगे। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें इस नशस्त में खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर आज उनसे मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू होगी, आपकी सेहत के हवाले से भी। और इस वक्त जो जारी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, और शहर कराची में ख़ास तौर पर इस वक्त जो सियासी मामलात हैं वो ज़ेर बहस आएंगे। आज हमारे मौजूद मेहमान हैं अज़ीम अहमद मेमन साहब, पाक सरज़मीन पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। आज हमारे मेहमान, उन्हें खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका अज़ीम प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे बड़े ख़ास मेहमान जनाब डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब हैं। आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और इसके अलावा माशाल्लाह तवील पोर्टफोलियो है। आज हमने सहमत दी अपने शो में, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। अज़ीम साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ करेंगे और सिलसिला जो है वो लोड शेडिंग से जो वो शुरू किया जाना चाहिए। एक बहुत बड़ा मसला शहर कराची में ख़ास तौर पर, और बजट के हवाले से जब हम बात करते हैं मुख्तलिफ़ आदाद शुमार की, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं बिजली के हवाले से, पैदावार के हवाले से, लेकिन ये क्या सूरत हाल है कि एक तकसीम कार कंपनी जो यहाँ शहर कराची में है वो बुरी तरह नाकाम हुई है और लोग जो देखते हैं प्रोग्राम वो ये जानना चाहते हैं कि क्या इसका जवाब किसी के पास है कि ये जो इदारा है किसके मातहत काम करता है। कुछ कहते हैं कुछ सियासी मुदाखलत होती है इसमें या कुछ है, लेकिन ये अभी तक काबू में किसी के नहीं आया। मुख्तलिफ जमातें इसके ऊपर जो है एहतजाज बुलंद करती रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। जी, मैं कहता हूँ ये क्रेडिट आपके चैनल को जाना चाहिए कि आज के दिन लोड शेडिंग पे आपने बात की, और लोड शेडिंग आज की डेट में मैं समझता हूँ कराची का सबसे बड़ा इशू लोड शेडिंग है। मैं समझता हूँ बजट भी सेकेंडरी इशू हो गया है, क्योंकि टीवी अगर घर में नहीं चल रहा तो वो बजट क्या देखेंगे, और उस बजट के समरात क्या हैं कि अगर आपकी लोड शेडिंग ही ठीक नहीं हो पा रही, घर में पानी नहीं आ रहा, तो फिर वो बजट मैं समझता हूँ कि उससे कोई लोगों को कोई बेनिफिट नहीं जाता है। बिल्कुल ठीक है। बात के इलेक्ट्रिक की नहीं, देखें के इलेक्ट्रिक का डायरेक्टली बात कर लें, माफिया है। देखें माफिया एक ऑफशोर कंपनी है और अब क्या मसला ये आ रहा है कि आखिर के इलेक्ट्रिक कंट्रोल में क्यों नहीं आ पा रही किसी गवर्नमेंट की। देखें वो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को उसका बेनिफिट जाता है। माजी में एमक्यूएम को उसका बेनिफिट जाता था, इसके बाद अब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी साहब को उसका डायरेक्टली बेनिफिशरी हैं। ख़ास इसके बेनिफिशरी इस वक्त जो हैं वो, इस वक्त जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम के इलेक्ट्रिक की है, वो उसकी बुनियादी वजह है कि इमरान खान साहब के उसके आरिफ नकवी साहब ख़ास दोस्त हैं। उन्होंने उस बात का इकरार अपनी इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि आरिफ नकवी साहब हमारी जो है वो इलेक्शन कैंपेन में मोर देन 50% उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इमरान खान साहब ने खुद इस बात का इकरार किया था कि हमारे बजटिंग जो है वो इलेक्शन कैंपेन की, उसमें आरिफ नकवी साहब का बड़ा रोल है। तो कहने का मकसद ये कि आप ये देखें ना, अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ जाती है, अगर आपके बेनिफिशरी के इलेक्ट्रिक होगी अगर पीटीआई की, तो ये बड़ा मसला है। ये कराची के लोग कहाँ जाएं? देखें कराची के लोगों ने तो, देखिए जहांगीर तरीन साहब की, देखें मैं थोड़ा बात आगे ले जाता हूँ, शॉर्ट कर लूँगा। जहांगीर तरीन साहब तो अपने मैंने एमपीए लेके चले गए, ठीक है, वो किसी वक्त भी जा सकते हैं। तो भाई कराची ने तो आपको मैंडेट दिया था, कराची से आपके 3 वफाकी वजीर हैं, मैंने एमपीएस हैं, वह गवर्नर, तो अब कराची को तो ज़रा सीरियस लें। अब 3 साल में खैर सीरियस नहीं लिया, अब तो मैं नहीं समझता कि कोई सीरियस लिया जाएगा। तो अगर आपने के इलेक्ट्रिक के लोगों से याराना रखा हुआ है और आपसे उनसे फंडिंग ले रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि के इलेक्ट्रिक की कोई, अब सबसे बड़ा मसला क्या है, लाइन लॉसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है, ट्रांसमिशन का मसला है,
तो अगर वो नहीं कर पा रहे आप उनसे पूछ नहीं सकते। फिर सेकंड बड़ा इशू ये है कि यहाँ बिजली आ नहीं रही, और बिल आप जाके देखें जो टैरिफ इन्होंने बनाया है, मैं कहता हूँ मज़ा का खैज़ है। पूरी दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि जो के इलेक्ट्रिक का टैरिफ है, जिस परसेंटेज से उन्होंने सीक्वेंस से जो परसेंटेज बनाई है बिल की, वो मैं समझता हूँ कौन कौन कहेगा। गवर्नर साहब की भी दोस्तियां हैं, उठना पड़ता। ताबिश गौहर साहब को आप ले लें, के इलेक्ट्रिक के ताबिश गौहर साहब आज की डेट में वजीर आजम के मुशीर हैं। क्या कराची की आवाम को आप बताएंगे कि ये क्या ज्यादती लगाई हुई है? जिन्होंने पूरे कराची पे जुल्म ढाए के इलेक्ट्रिक की सूरत में, वो आज आपकी वफाकी काबीना में आपकी मुशीर है। सीरीज ऑफ फेलियर्स है उनकी अपने इदारे के अंदर, अपने इदारे में। ताबिश गौहर साहब एक जो है वो कंट्रोवर्शियल आदमी है, वो आपके जो है मुशीर लगे हुए हैं। मैं नहीं समझता कि के इलेक्ट्रिक से इस गवर्नमेंट में के इलेक्ट्रिक को कोई बेनिफिट होने जा रहा है। ठीक नहीं हो सकता मामला। चलें इसके ऊपर अभी मजीद गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर आबिद हुसैन, आपकी तरफ में आऊँगा। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज पूरी दुनिया के लिए है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ को भी जॉल्ट लगा है और बड़ी परेशान कुन सूरत हाल रही है, खुदा का शुक्र है कि हमारे यहाँ सूरत हाल काफ़ी उसके मुकाबले में बेहतर रही है, वो कोरोना वायरस है जिसकी वजह से नुकसान हुए। लेकिन अभी भी शायद हमारे जहनों में अभाम है इसके हवाले से। आज भी ये बात हो रही है, आप जाएँ मुख्तलिफ फोरम्स पे, लोग पूछते हैं कि आया इस तरह की कोई चीज़ है, नहीं है, वैक्सीनेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्यों है? डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा इसके बारे में थोड़ा। आपने मुझे मदद किया। मैं ये बताना चाह रहा था, और कुछ जो गुफ्तगू की है लोड शेडिंग के हवाले से, मुख्तसरन मैं इसमें ये बता दूँ कि देखिए सारा कॉन्शियस लेवल की बात है। अगर हमारे आपके ज़मीर जिंदा है और सिंसियरिटी आपको अपने आप से और अपने वतन से है, बहुत अच्छी बात तो है। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम आपके मुल्क में नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब जिस तरीके से इलेक्ट्रिक का मामला एक माफिया चला गया, वाटर का पानी माफिया की तरफ चला गया, अब मैं कह रहा हूँ कि कोरोना भी माफिया बन गया। माफिया बन गया, ये भी एक माफिया। बिल्कुल। और आगे जाके ये इन्हीं शिमले में अब इन्हीं की जिक्र यही सब जिक्र क्या करेंगे कि भाई ये कोरोना माफिया, ये वाटर माफिया, ये इलेक्ट्रिक माफिया। बात सारी कॉन्शियस लेवल की है। आप एक मरतबा अपना ज़मीर आप जिंदा नहीं रखेंगे, आप कोई मसला हल नहीं कर सकते। लोड शेडिंग में एक मामूली सी बात बता दो, इतनी सी बात नहीं कि समझ में नहीं आती है कि ठीक है आप डैम बनाने सब बना रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जो आपकी कैपेसिटी है उसको यूटिलाइजेशन तो सही करें। बहुत अच्छी बात है। अब मेरे पास फर्ज कर ले 100 वाट की बिजली है, मैं 60% जो है बाहर की सड़कों पे दे देता हूँ। बाहर के स्पोर्ट्स लगे हुए लाइटें खाम खा जला रहे हैं आप, सब हो रही है, और 40% से आप इंडस्ट्री चला रहे हैं और 40% से आपके घर बार चल रहे हैं। मैं कहता हूँ मुझे 60% की ज़रूरत क्या है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप मैंने बहुत से मुल्क ऐसे मैंने विजिट किए हैं कि जहाँ 8 बजे सब बंद कर दिया गया इलेक्ट्रिक। सही। इतनी बढ़ती है, कहने के आज तक ना हमारे लाइट जाती है, ना हमें पास में पानी का मसला है, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अगर ये आज भी ऐसा करें, आज भी कराची में बाहर की लाइटों को आप जो है उस वक्त डील करें जब आपकी अपनी घरों की बिजली पूरी हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अब क्या मसला, उधर पानी का मसला, ये दोनों ने ऐसी कंप्रोमाइज़ किया हुआ है कि अवाम को हमने तकलीफ पहुँचानी है। बिल्कुल ठीक है। जब लाइट आएगी तो पानी नहीं होगा, आपकी मोटर नहीं चल सकती। बिल्कुल सही। अच्छा, अब पानी ऑन किया उन्होंने तो हमारे पास लाइट नहीं है, लाइट नहीं, तो वहाँ भी उनकी पानी की बचत हो रही है, यहाँ भी आपकी बचत हो रही है। अब एक इंसान मजबूर है बाहर से पानी खरीदे। बिल्कुल ठीक। ये भी तो माफिया है। ये जो आप पानी ट्रक लेके आ रहे हैं, ये कहाँ से ला रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। ये आपने क्यों नहीं सप्लाई किया? गवर्नमेंट किधर गई है? गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि ट्रकों को पकड़ के उनको चालान कर दे, उनको बंद कर दे। उन गरीबों ने क्या किया है? ये तो उनको पकड़े जो सप्लाई कर रहे हैं। सप्लाई कर रहे हैं। अब वो जो सप्लाई है वो असल में हमारी है, हमारी ज़रूरत थी। वो लाइनें जो इधर आ रही थी आपने उधर मोड़ दी। ऐसा ही। तो इसी तरह कोरोना का मसला है। हमारा कोरोना, देखिए बीमारियां कोई भी, क्या इससे पहले बीमारियां नहीं थी? बिल्कुल। देखिए पोलियो कितनी डेंजरस बीमारी थी, 1952 में इसका बिल्कुल एपिडेमिक हो गया। सही है, समझे, सारे मुल्कों में फैल गया। फिर यूएसए और ये कह लगे इन्होंने वर्किंग की, आज आपके में इक्का दुक्का केस आपके पास आते हैं। लेकिन पोलियो का क्या अलमिया कि उस पर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि मेरा इलाका है ये सफ़ेद पोश इलाका, यहाँ पर सब है, यहाँ कोई पोलियो का है नहीं। आप यहाँ क्यों मिला रहे हैं बच्चों को? डिटर्मिन होना चाहिए कौन से इलाके में ज़्यादा। इतनी इंक्वायरी नहीं है कि इसमें कितने पोलियो नहीं है। नहीं साहब, वो पोलियो बहुत खतरनाक है। अरे ये क्या बात हो रही है कि आपने टीमें मुकर्रर कर दी, उन पर हज़ारों लाखों रुपए आपने उस पर सर्व कर दिए, घरों में जा रहे हैं, ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पोलियो नहीं है मगर वहाँ गोली खाते हैं। बिल्कुल ठीक है भाई। इसका तरीका सिर्फ ये था कि मॉनिटरिंग ऐसे पे, देखिए अच्छे डॉक्टर जो उस इलाके के हों, आप उनको हैंड ओवर कर दें
कि भाई ये आप बच्चे आपके पास तो आ ही रहे ना, आप 2 कतरे पिला दीजिए। बिल्कुल ठीक है। आपको फौज लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको इतने आर्मी पुलिस लेके चलने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, उसके साथ आपने एक दो और भी कह दिया कि भाई अब कोरोना वैक्सीन आ गई, आप जरा वैक्सीन भी लगवा दीजिए बच्चों को, और बाकी डीपीटी तो आप लगा ही रहे थे, आपने वो भी पूछ लिया। तो मैं समझता हूँ आपका हर चीज़ सेफ भी हो जाएगी, आपकी माली पोजीशन बेहतर होगी, हमारे लोग जानों से भी नहीं जाएंगे, और सब बेहतर तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से आपका मुल्क चल सकता है। बिल्कुल ठीक है। प्लानिंग का फुकदान है आपके ख्याल में कि जो प्लानिंग है अजीम, प्लानिंग की बात हो रही है, तो सिंध गवर्नमेंट ने भी एक प्लानिंग की ना कोरोना के लिए, दुकानें बंद कर दी गई, फिर 8 बजे खोल दिया गया, एक अजीब सिलसिला यहाँ चलता रहा है। और फिर उसके ऊपर आपको पता है कराची जैसे शहर के अंदर कारोबार बंद कर देना और ये सब कर देना, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो बहरहाल इसके क्या नताइज निकले हैं या क्या नताइज इससे निकल सकते हैं, क्योंकि जो कुछ होता रहा ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो दुकानों पे किस तरह छापे डलते रहे, कैसे उनसे पैसे लिए जाते रहे, पुलिस किस तरह पैसे उनसे छीनती रही है, तो सारी सूरत हाल आपके सामने। अब ज़रा फरमाइए कि ये जो होता आया है पहली वेव में, दूसरी वेव में, तीसरी में भी यही चल गया, तो सिलसिला कैसे इसको रोका जाए, सवाल ही पैदा होता है। पहले तो मैं डिफाइन कर दूं बात को कि ये कोरोना की जो आप बात कर रहे हैं जी, उस अंदाज में पाकिस्तान में आया ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, इस हुकूमत का, आपकी फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविजनल गवर्नमेंट हो, देखिए मैं पॉइंट स्कोरिंग के लिए कोई बात नहीं कर रहा, ईमानदारी की बात है कि ये गवर्नमेंट ने कोई काम ही नहीं किया। अगर आप कहते हैं कि एक्सपो सेंटर में आपने सेंटर बनाया था, तो आप जाके तो देखें वहाँ किस तरीके से आपने लोगों को रखा हुआ है। फिर आप जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सिंध गवर्नमेंट जिसको मॉनिटर कर रही है, तो आप जाके देखें डाउ से लेकर दीगर हॉस्पिटल्स के अंदर कोई सर्विसेज नहीं है। आपको कुछ भी आप देना नहीं चाहते। आपने इस वक्त IMF से $1.3 समथिंग डॉलर आपने ले लिए, वो समझते हैं एक मेगा स्कैंडल भी आने वाला है फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से कि वो कहाँ यूजेज हुआ अमाउंट का। दूसरी बात ये है कि बात बची सिंध गवर्नमेंट की। सिंध गवर्नमेंट क्या बात करें, पूरा शहर जो है वो इस वक्त समझ लें कि वो सड़कों पे था। उन्होंने तो हल्फ उठा लिया मार्केट एसोसिएशन ने कि भाई अब अगर ये इन्होंने सिंध हुकूमत ने बंद करने की कोशिश की तो हम सड़कों पे होंगे। तो शायद उस हल्फ के बाद वो शायद थोड़ा सा बैक फुट पे जाना पड़ा सिंध गवर्नमेंट को। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ ये जिम्मेदारी किसकी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जिम्मेदारी जो है वो ताजिरों की नहीं है कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज बना रही है। देखिए ताजिरों ने तो वोट दिया है और ताजिर न्यूट्रल होता है। ताजिर किसी MQM, किसी PSP, किसी पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने बिजनेस करना है और होना भी ऐसा ही चाहिए। बात ये थी कि आपके ये जिम्मेदारी उनकी थी जिन्होंने शेयर से वोट लिया था। आपके कराची के रहने वालों ने वोट दे दिया MQM को और PTI को। तो मसला ये आ गया बहुत सीरियस नोट पे कि कराची के 14 MNA PTI के वो इस्लामाबाद में सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, और MQM के माशाल्लाह करप्शन में मसरूफ़ हैं, और PTI वाले तो आते ही नहीं है। मतलब तो मकसद ये हो गया कि अगर ये रहनुमाई करने के लिए कराची के 40 MPA MQM और PTI के और इनके जो MNAs हैं, ये अगर यहाँ मौजूद रहते ताजिरों के साथ, वो डायलॉग्स करते, वो बात करते, वो आगे आते मैं समझता हूँ इतना बड़ा लॉस हुआ है, इतना गैप आ गया, एक फाइनेंशियल गैप आ गया। एक आदमी की जो हालात हैं हम उस पर बात ही करने के लिए तैयार नहीं है। इतना पिसा हुआ है, इतनी तकलीफ में एक आम आदमी, मैं समझता हूँ उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा। कौन प्रेशर देगा सिंध गवर्नमेंट को, क्योंकि इनके अपने मफादात हैं, MQM के ज़ाती मफादात हैं। MQM ने अपने लोगों को बड़ी पोस्टों पे, हुकूमतों पे लगाया हुआ है। सिंध गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ बात करते हैं, इनकी अपनी पहचान पे, उनकी सेटिंग है अंदर से। तो मैं नहीं समझता कि ताजिरों के साथ जो ज्यादती हुई इनमें MQM या कोई टाइगर फोर्स के नाम पे फोर्स बनाई गई थी, उसमें तो मैंने तो आज तक नहीं देखा कि उसका कोई रोल था। खान साहब फरमाते रहे टाइगर फोर्स से ये कर देंगे, जज्बाती बातें करने से नहीं, प्रैक्टिकल देखें। प्रैक्टिकली मैं समझता हूँ कि आवाम को आपने तनो तना छोड़ दिया। जितने भी नुकसान हुए एक आम आदमी के, एक ताजिर के, मैं समझता हूँ उसके साथ कोई हुकूमती अवामी नुमाइंदा मौजूद नहीं था। बिल्कुल ठीक है। अवामी नुमाइंदे को आपके ख्याल में इस तरह के मामला में उनके साथ होना चाहिए ताकि दादरसी हो सके और मसाइल का कोई हल निकल सके। यही समझना अभी भी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। बहरहाल कोरोना के हवाले से जो इक़दाम पूरी दुनिया में उठाए गए हैं वो यहाँ पर भी किए गए हैं, लेकिन उसकी आड़ में जो कुछ होता रहा उसकी अभी अजीम ने निशानदेही की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और यहाँ पर जो हुकूमत में मौजूद लोग हैं, वफाकी हुकूमत में जो लोग मौजूद हैं, कराची की नुमाइंदा जमात है, उसको इन तमाम मसाइल के ऊपर आगे आने की ज़रूरत है। ये चीज़ अभी इन्होंने इसका तस्करा किया। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक हमें यहाँ पर लेनी होगी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। बात कुछ मईशत के हवाले से भी होगी। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी हमारी कुछ मौशी हालात के हवाले से, शहर कराची की सूरत हाल और साथ साथ कोरोना वायरस के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर आबिद हुसैन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और ब्रेक पे जाने से पहले कुछ बता रहे थे कोरोना वायरस के हवाले से। डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा ऐड करें, जैसे अभी अजीम ने मुख्तसर मैं इसको इंट्रोडक्शन इसका दे दूँ क्योंकि होता ही आया, लेकिन एक दफ़ा फिर हम रिमाइंडर देते हैं कि कोरोना एक क्राउन नाम की ऐसी डिजीज़ है जिसके समझे कि टूथ हैं इस वायरस के। ठीक है। और वो वायरस इतने डेंजरस होता है कि वो पेनिट्रेशन करता है। ठीक है। अब ये इसकी जो पेनिट्रेशन है ये जितने दूसरे वायरस हैं इनसे डिफरेंट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, जहाँ करेगा, सपोज करें ये लंग्स में करता है तो लंग्स खुदा ताला ने इस तरह से बनाए कि वो गुब्बारे हैं, वो बैलून टाइप की चीज़ है, ज़रा भी उस पर हर्फ आएगा तो आपकी सांस डिजनिंग ये वो आपकी इमरजेंसी डेवलप हो जाएगी। और यही चीज़ें हुई है। ये इतना समझदार वायरस है और लगता ऐसा है कि ये स्किल हैंड में था और स्किल हैंड से थ्रू हमारे पास पहुँचा है। ठीक है। क्या मेरा इसकी वजह यह है कि ये अभी तक जो है इस पर जो भी रिसर्च हुई है बिल्कुल नाकाफ़ी है। मैं खुद रिसर्च करता हूँ मुख्तलिफ चीज़ों पे। मैं जब बताया कि ये वायरस अभी तक डिटेक्ट ही नहीं हुआ है सही तरह से, ये इसके क्या जो है काम है, क्या डैमेजेस कर रहा है, ये क्या कुछ कर रहा है, ये बिल्कुल फ्लू लाइक इसके जो सिम्टोमेटोलॉजी होती है, नाक से शुरू हुआ, गले में आ गया, आपको जो है खांसी, सोर थ्रोट हो गई है, बुखार हो गया, फैटिक हो गई आपको कमज़ोरी आपको महसूस होने लगी, बीपी कम होना शुरू हो गया, प्लेटलेट काउंट आपके कम होना शुरू हो गया। ये तमाम चीज़ें हर बीमारी में भी होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लंग्स की बीमारी में भी होते हैं, लेकिन ये चूँकि हमने कोरोना का इतना स्प्रेड हुआ है ये कि हर सांस प्रॉब्लम वाला शख्स समझता है मुझे कोरोना हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। इसकी वजह से पैनिक हो गया और ये पेंडेमिक हो गया। बिल्कुल ठीक है आपने समझे ना। तो इस तरीके से जब ये डेवलप हुआ, मेरा कहना का मतलब आज ये है मीडिया के थ्रू कि इसको आप इतना सीरियस लें, ज़रूर लें, लेकिन ये हर पेशेंट सांस वाला जिसको सांस की प्रॉब्लम हो रही है, उसके प्लेटलेट काउंट गिर रहे हैं, वो एनीमिक हो रहा है, वो कोरोना नहीं है। ठीक है। उसके डिफरेंट चीज़ें, इसकी मेरी बड़ी रिसर्च हुई है। ये ब्रेन में भी जाता है, नमनीस कर देगा। ये नहीं हुआ कि हाथ पैर आपके सुन हो गए तो अब ये क्या हो गया, कोरोना हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ डैमेज हुआ था, वो रिपेयर हो जाएगा आपका। ठीक है। इसी तरह लंग्स में चला गया, आपकी सांस की प्रॉब्लम हो गई, आपके जो है लंग्स जो है वो एडिमा शुरू हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गई, पेशेंट क्या हुआ, अल्टीमेटली नमूनिया में चला गया। नमूनिया का माना इलाज मौजूद होता है, हम उसका इलाज कर लेते हैं। जो भी चीज़ है उसका काउंटर हमारे पास मौजूद है। हमारे साइंटिस्ट बहुत एक्सपर्ट हैं, हमारे डॉक्टर बहुत एक्सपर्ट हैं। हमने जब भी कोरोना के भी केस देखी, मेरे पास जब भी केस हुआ है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, हम डिटेक्ट करते हैं, मतलब अल्लाह का जगह पे भेज देते हैं और वो फैमिली जो सेफ हो जाती है। अब अगर उसकी डेथ हो रही है किसी वजह से तो ये भी एक पैनिक इस वजह से हुआ कि वो चूंकि उनको डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये जो है कोरोना का पेशेंट है, जबकि एक्चुअल वो कोरोना था ही नहीं। उसकी अपनी नेचुरल डेथ हुई है, उसको लंग्स फेल हो गए उसके, लेकिन वो कोरोना में चला गया। ठीक है। तो इससे लोगों में खौफ पैदा हो। अच्छा, ये सडन जो लंग्स फेलियर के केसेस थे उसको भी आप कह रहे हैं कि कोरोना के अंदर डाला गया, उसकी और क्या वजूहात हो सकती हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कुछ नमूनिया के भी ऐसे केसेस थे जो कहते हैं ना नमूनिया बिगड़ जाना वाली सिचुएशन भी हुई है, वो भी इसके अंदर काउंट किया गया। क्या ये मॉडिफाइड होकर ये बहुत रिपीटली काम करता है? ठीक है। 3 से 4 दिन, 3 से 7 दिन में ये अपेयर हो जाता है, इसके सिम्टम डेवलप हो जाती हैं। 7 से 14 दिन में फुल फ्लैश अपेयर हो जाता है, आपके लंग्स को जो भी डैमेज करना है वो करना शुरू कर देता है और इसमें सांस फौरी तौर पर रुकती है, फौरी तौर पर। हमें ऑक्सीजन चाहिए। राइट। अच्छा, अब ये चीज़ें आप ले लें, ब्रोंकाइटिस, एक्यूट टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, नमूनिया हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, लोबार नमूनिया या बच्चों में ब्रोंको नमूनिया, ये सब चीज़ें होती हैं, समझे ना। अच्छा, बात बहुत सी चीज़ें, फॉरेन बॉडी है। अब हमारे पास पेशेंट आया कि लेकिन सांस रुक गई उसकी, समझे ना। वो था बच्चा, 4-5 साल का बच्चा था। अब वो देखे, अच्छा सर ये तो कोरोना तो नहीं है, उल्टी ये देखा पता लगा कि वो अंदर कोई फंसी हुई है। राइट। जब एक्सरे लिए तो ये होगा कि लेकिन हर चीज़ कोरोना नहीं होती, उसको आप अप्रोप्रिएटली उसको डील करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको डील करेगा, उसके टेस्ट होते हैं, वो होते हैं। और मैं समझता हूँ कि अब तो वैक्सीन भी आ गई है, तो हम आगे जाकर अभी वैक्सीन की डिटेल बात करेंगे। जी, इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है कि कितनी इफेक्टिव है और क्यों ज़रूरी है, ये भी ज़रा लोगों को बात पहुँचाई जाए। जी असीम, कुछ देर पहले कराची के मसाइल के हवाले से बात हो रही थी। अब क्योंकि मसाइल इतने सारे हैं कि अगर हम बात करना शुरू करें तो शायद कई प्रोग्राम इस तरह जो हमारे गुजर जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हर दफ़ा बजट भी अनाउंस किया जाता है, फंड्स की एलोकेशन भी होती है, लेकिन ना वो यूटिलाइजेशन होती है उसकी, ना कोई हमें डेवलपमेंट नज़र आती है। सिंध गवर्नमेंट से जब बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी वफाक से हमें हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा है, इस वजह से हम यहाँ पर काम नहीं कर सकते। बहुत सारी हाउसिंग की स्कीम्स अभी देख रहे थे पाइपलाइन में हैं, लेकिन क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है,
जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे? यहाँ तो कोई काम ना करने दे रहा है ना काम हो रहा है, तो ये जो है ना कॉन्ट्रडिक्शन, कैसे ख़त्म होगा, कैसे मामला ठीक होंगे, इसके ऊपर मैं चाहूँगा थोड़ी गुफ्तगू कीजिए। जी देखिए, मामला ठीक कैसे होंगे ये तो इदारों ने ही सोचना है, हुकूमती नुमाइंदों ने सोचना है। देखिए, ये लेक ऑफ ट्रस्ट की बात है। आप आवाम जो है वो इस बजट को सुनने के लिए और सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि बजट आया है तो लेट सपोज बजट में अगर कोई चीज़, कोई टैक्स लागू होता है तो क्या इम्प्लीमेंट पूरा साल आप पे टैक्सेस नहीं लग रहे? क्या पेट्रोल की कीमतें पूरा साल नहीं बढ़ती? क्या आपके फूड इन्फ्लेशन पूरा साल नहीं होता? अच्छी बात की। पूरा साल आप उसको फेस करते। क्या के इलेक्ट्रिक या दीगर इश्यूज़ में, हेस्को लेस्को में, तमाम इदारों में क्या बजटिंग नहीं हो रही? बिल्कुल होता है। नए सिरे से हर दिन 2 महीने बाद, हर महीने बाद जाके आपका हो रही है, तो यही बजट है। आपका जो है वो एक साल के अंदर बिजली के रेट अगर 3 रुपये बढ़ गए, 5 रुपये बढ़ गए, तो फिर टैक्स बजट देखने का क्या फ़ायदा? एक आदमी चीनी लेने जा रहा है, वो 55 रुपये की थी, आज 105 रुपये की है, उसको बजट से क्या लेना देना? वो कहता है यार नंबर ऑफ गेम है, फच फिगर्स हैं सारे। आप कहते हैं इन्फ्लेशन इतना है, वो फेक फिगर्स निकलते हैं। फिर आप कहते हैं ग्रोथ आपकी ये है, लेकिन वर्ल्ड बैंक से आप चेक करें तो आपको लगता है कि ये मुश्किल है। ये जो ग्रोथ, मैं ये समझता हूँ कि अगर बहरहाल जो भी बेहतरी अगर आ रही है पाकिस्तान में, अगर हम इस तरह पॉजिटिव बात करते हैं, और करनी भी चाहिए, हमारा मुल्क है और हम समझते हैं कि पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए और हम सबकी बेहतरी उसी में है। तो लेकिन उस सिनेरियो में बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि अगर इसी अंदाज में अगर हुकूमत काम करती रही और जो बेनिफिट इन्हें कोरोना में मिल गए और जो रेमिटेंसेस आ गए, आपकी एक्सपोर्ट में कोई इश्यूज आ गए, आपकी एक्सपोर्ट कोरोना पेंडेमिक की वजह से आपको एक्सपोर्ट में बेनिफिट मिला है, और आपकी कुछ जो है वो कोरोना से अलावा दीगर इश्यूज़ हैं जो आपको बेनिफिट्स हैं, जितने भी बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं इस वक्त। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर हुकूमत इसी सीरियसनेस के साथ लगी रहे, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में कुछ शायद बेहतरी आ जाएगी पाकिस्तान में। तो इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। संजीदा लेते नहीं है पॉलिटिशियन, इसकी वजह से आके आपके सारी चीज़ें ब्रेक हो जाती हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये संजीदा लेने का मामला है कि इसको समझा जाए, और संजीदा अगर लिया जाए तो मामला हल हो सकते हैं। और ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है कि जी सूबाई हुकूमत है, ऑटोनमस है, इसके पास इख्तियारात हैं, ये डिलीवर करेगी फंड्स की, ये तमाम चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। और अजीम ने जैसे अभी कहा, अच्छा इसको हाईलाइट किया कि ये जो रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों में इजाफा हो रहा है, प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर जो कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ें बजट ही हैं। इस वजह से लोगों का जो इंटरेस्ट है वो इतना शायद रहा नहीं है। इस पर एक थोड़ी सी बात मैं इजाफा कर दूँ। देखिए, मेरी वही बात जो पहले से मैं कर रहा था, प्लानिंग आप वेल प्लान है ही नहीं यार। बिल्कुल ठीक है। आपने बजट दे के बेवकूफ़ बना दे, कोई भी चीज़ है। आप अपने रुपयों को स्टेबल करें और ये डिसाइड करें कि अगर इतनी महंगाई इतनी होगी तो ऑटोमेटिकली इतनी % लोगों की सैलरी बढ़ जाएगी। एक सिस्टम हो आपके डॉलर पैक इकोनॉमी में, बड़ा मुश्किल होगा। एक सिस्टम नाफिज होना चाहिए कि अगर यहाँ होगी तो फौरी तौर पर गरीब को रिलीफ मिल जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा है ही नहीं है, तो हम तो हमेशा रुलते रहेंगे, प्रॉब्लम को शिकार रहेंगे। हमें चाहिए कि अपनी एक सही तरीके से एक प्लानिंग करें, अपने मुल्क को चलाने के हर जावी पे चलाएं। हर आने वाली हुकूमत से हमें ये उम्मीद होती है कि हमारे मसाइल जो हैं, हमारे मसाइल हल होंगे, जबकि ऐसा नहीं होता, हर दफ़ा ये बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि वो हुकूमत जो है वो बिल्कुल वो ब्लैक लिस्ट है, वो नहीं कर पाएगी, ऐसा नहीं है, वो भी चाहती है, मगर उसके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए कि जो प्लानर हमारे पास हैं वो उनसे काम ही नहीं लेते हैं, वरना वो तो सारे मौजूद हैं। अच्छी बात। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये आम सतह पर ये सोचें इस बात को कि अगर ये बजट आ रहा है तो आपने ये देना है कि 1 साल तक कोई चीज़ किसी में भी इजाफा नहीं होगा। ठीक है। अब जो इजाफा हो रहा है वो हुकूमत जिम्मेदार है, उसको डेफिसिट को हुकूमत पूरा करेगी। अच्छा। वो कहीं से भी लोन ले, कहीं से भी कोई प्रोग्राम प्लान करे और वो करे कि अवाम पे कोई असर नहीं आएगा, अवाम पे ये होगा कि रिलीफ मिलेगा उन्हें। तो आप समझते हैं कि हर आदमी हमारा खुशहाल होगा जब मेरा, और इसको बेहतर अंदाज में यही तरीका है। अब ये कोरोना के हवाले से हो रहा है, देखिए प्रॉब्लम तो हमारे बढ़ रहे हैं। ठीक है। आप क्या समझ रहे कि कोरोना के बाद कोई और कोरोना नहीं आएगा? शुरू में मैंने एक लेक्चर था मेरा छोटा सा, मैंने ये कहा था जब ये नया आया था, दिसंबर जनवरी की बात है, उस वक्त मैंने कहा कि ये वायरस जो है ये डिफरेंट क्वालिटी रखता है, इसकी उसकी जो स्प्रेड है, मोडा स्प्रेड बता रहा था। इसमें इसकी क्लासिफिकेशन होती थी, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये थे। यही वही चीज़ें हैं जो हम कहते हैं कि ये ब्लैक कोरोना है, ये वाइट कोरोना, ये वही चीज़ें आ रही हैं। और ये एक सिस्टम भी इसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन हुई। अल्फ़ा हुआ था पहले, ये जानवर एनिमल में आया था और ये वहाँ से निकल के इंसान में आ गया। इंसान जब में आया या उसने होस्ट किया इंसान को, तो वो इतना खुश हो गया, इतनी अच्छी चीज़ मिल गई। मैं कहता हूँ कि वो हमारे खून में इतनी चीज़ें शामिल हो गई थी कि वो जो ओस था, वायरस था, वो जम गया। समझे ना? अब हम उससे फाइट कर रहे हैं।
अब हमारी फाइट हमारे अपने आप से। बिल्कुल ठीक है। अगर हमें कोरोना को डिफीट देना है और अपने आप को आप विनर करते हैं तो आप अपने आप की इम्यूनिटी को बढ़ाएं, ठीक है, अपने आप को मजबूत करें, कैसे अपनी मुमकिन ग़िज़ा को है, ये भी मजबूत करें बताइए। आप, समझे ना, अपने अमल को अच्छा करें आप, समझे ना, अपने अच्छे डॉक्टर का सिलेक्शन करें आप, वक्त पे दवाई लें आप, जो चीज़ है नहीं तो मैं डॉक्टर साहब ये समझता भी हूँ तो कैसे नहीं फरमाइए, सही होगा। ये जो चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, जो बाज़ारों में दस्तयाब हैं, जिस तरह की खुराक हम ले रहे हैं, इससे आपके ख्याल में क्या हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो सकती है? ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है, इसके बारे में तो बताइए। अच्छा जी, तो बिल्कुल आप सही कह अच्छा रहे हैं। डॉक्टर देखिए, फिर साहब, वो बात आती कथा है, कलामी की माजरत, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी जी, ब्रेक जी। लेनी होगी हमें, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ना तो इसके ऊपर ज़रूर साहब से और भी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ कोरोना वायरस के हवाले से। डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे दोस्त अजीम अहमद मेमन यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा ज़रा वैक्सीनेशन के हवाले से इसके बारे में चाहूँगा ठीक कह रहे हैं जी। आप। देखिए, जहाँ जब भी कोरोना का एपिडेमिक हुआ और इतना ज़्यादा स्प्रेड हुआ तो खौफ था हमारे पास कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, राइट, लेकिन हम जल्दी इस बात पे भी गौर कर रहे थे कि इसका ट्रीटमेंट तो होता रहेगा, प्रिवेंशन कैसे होगा, बिल्कुल ठीक है, समझना कोई भी खतरे की। अब देखिए, ये समझ थोड़ी सी बात है कि मलेरिया कितना कॉमन जी। है, उसकी वैक्सीन नहीं है, उस पर काम ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा चलो 2 दिन 4 दिन में चला जाएगा। कोरोना के साथ ऐसा नहीं था, नहीं। हमारी बहुत ज़्यादा डेथ हुई। आज ये 47 की डेथ है जी, जी। प्रीवियस 24 आवर्स है। तो ये जो मुसलसल किलिंग कर रहा है, बिल्कुल एक बड़ा किलर है ये। जी। तो हमें ये चाहिए था कि इसकी वैक्सीन बनाए, तो अल्लाह का शुक्र है कि वैक्सीन आ गई। जी। अब वैक्सीन हर मुल्क ने डाल दी, चाइना भी डाल दी है, USA की आ गई, यानी पाकिस्तान की भी अब माशाल्लाह आ गई है, और मुल्कों की भी वैक्सीन आ गई। जी। अब वो वैक्सीन जब आई है तो ऐसे डॉक्टर और ऐसे आप सिंपैथेटिक ह्यूमन बीइंग के आप सोचेंगे कि इसकी ट्रायल्स किधर हुए, जी बिल्कुल ठीक है, ट्रायल्स किधर हुए, क्या 2-5 का ट्रायल करने से ये प्रूफ हो जाता है? मेरा कहना का मकसद सिर्फ ये और रिक्वेस्ट करना है हुकूमत पाकिस्तान को कि ये जो कार्ड ऑफ वैक्सीनेशन कार्ड देते हैं उसके पीछे कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिख दें आप कि ये वैक्सीन इतने तब तक करामत है, इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके ये चीज़ें हो रही हैं, और आपको नेक्स्ट आपको इतने देर में इससे ये नंबर पर कॉन्टैक्ट रखना है। इससे हमारे पास बहुत सी चीज़ें हमारे पास सेफ हो जाएंगी। अब ये कि कौन सी वैक्सीन कैसी, सारी वैक्सीन अच्छी, वैक्सीन है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या हुआ, हमारे पास मीडिया ऐसा है कि वह UK की वैक्सीन थी तो सपोज कर दिया कि वो ब्लड क्लॉट्स हो गया उसके अंदर, और USA की आ गई तो उसमें ये चीज़ें आ गई हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, कोई एक वैक्सीन लग गया है मेरे पास, प्लेटलेट काउंट गिर गए उसके, तो ये ज़रूरी नहीं था कि वैक्सीन से हुआ है, ठीक है, ये बहुत सी दूसरी चीज़ें से भी हुआ है। बिल्कुल। अब वैक्सीन है, मैंने खुद लगाई है, फर्स्ट सेकंड डोज दी है। अब यकीन करें, मैं हल्फिया कह रहा हूँ, मुझे 1% की तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं हुआ मुझे। बिल्कुल ठीक है। अब मुझसे फैमिली पूछ रही है सर आपको कुछ हुआ? यार आपके सामने तो बल्कि पहले से मैं ज़्यादा जो है इम्यूनाइज हो गया, आप यकीन के पहले से ज़्यादा मेरा गेटअप बेहतर हो गया, चलने फिरने की स्टेमिना बढ़ गया मेरा। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, बजाय इसके कि हम दूसरी वायमात में जाएं, हमें सीधी जो वैक्सीन रिकमेंड है WHO से, पाकिस्तान से, हमें वो लगवानी चाहिए। उसके जो भी साइड इफेक्ट है आप उनसे पूछ लें, अपने डॉक्टर से पूछ लें। मैं ये नहीं समझता कि इसका कोई इतना कोई साइड इफेक्ट, हर वैक्सीन के हर दवा के कुछ तो होते हैं। ये जो अफेयर है इसके समझ लो कि शुरू में एक हफ्ते दिन 1 वीक इसके अफेयर हो जाते हैं, कुछ साइड इफेक्ट कुछ जरा लेट होते हैं। माइनर्स में भी जब हम वैक्सीनेशन करवाते हैं तो उसका एक जो बहुत मिनिमल एक साइड इफेक्ट आता है वो ये होता है कि उसको फीवर हो जाता है, एक थोड़े टाइम के लिए या 2 दिन के लिए, तो वो लोग समझ रहे हैं कि शायद ये कोई प्रॉब्लम आ गई है, फीवर आ जाना, नोजिया, वोमिटिंग, फैटिग, आप थक गए, ये तो यार वैसे ही है कि बिल्कुल ठीक है। आप घर पे जाए, कोई गज़ा आज आपने पता लगा 2 गिलास के जूस पी लिए, ज़्यादा पी लिए, जी जी, अब आप जो है ओवर बर्डन हो गया और आप या तो किसी शुगर लेवल डिस्टर्ब हो गया, हो सकता है कंटिन्यू बुखार हो, कंटिन्यू फीवर हो, जी, कंटिन्यू आपके जो है जहन के बिल्कुल ज़्यादा एक ज़्यादा हो, सीवियर बॉडी है को, रैशेस आ रहे हों, कन्वल्जन हो रहे हों, कुछ आपके जो BP गिर रहा हो आपका, इट कुड बी द साइड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीन, कुड बी नॉट श्योर। आप अपने डॉक्टर के पास जाए और ये चीज़ आप करें। ये ज़रूर है कि इसकी 1 डोज हो या 2 डोज हो, आप लाजमी उसको लगाएं, और ये कुछ अर्से के लिए हमें हो सकता है रिपीट करने पड़े। 1 डोज है उसको भी हम रिपीट कर सकते हैं, जो फर्स्ट और सेकंड डोज उसको भी हम रिपीट कर सकते हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे सब लोगों के
इम्यूनाइज सिस्टम डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक है। चैम्पियन, हम मुख्तलिफ एरियाज में रहते हैं, कोई बहुत मजबूत इम्यूनाइज है, कोई हल्का है। तो मैं समझता हूँ कि इसका आप ये है कि इसका ज़रूर वैक्सीन को यूज़ करें और बाकायदा कार्ड बनवा के रखें। अगर आपने ये कार्ड बना के नहीं रखा तो आगे जाके ये मत कीजिएगा कि आपके NIC पे भी श्योरिटी आ जाएगी कि आपने लगवाई ये नहीं लगवाई, वरना NIC नहीं मिलेगा। ठीक है जी, कंडीशन जो है वो लग जाएगी। अजीम, लास्टली मैं चाहूँगा ज़रा बजट के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस है। मैं सबसे ये बात ज़रूर पूछता हूँ, जैसा भी आपने बड़ी तफसीलन इसके ऊपर गुफ्तगू की और बिल्कुल ठीक बात है ये कि इससे ज़्यादा अब लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एक बात जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है वो ये हम इस्तिलाह एक इस्तेमाल करते हैं अवामी बजट की। ये अवामी बजट होगा, क्या ये मुमकिन है कि ये अवामी बजट हो? आपको क्या समझ में आता है? देखिए यासिर, मैंने जैसा कि पहले कहा कि बजट तो पूरा साल बजट है, पूरा साल ही बजट और कोई दो राय नहीं कि मिनी बजट भी आ सकता है। और पूरा साल जैसे मैंने बताया कि टैरिफ आपके बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो या दीगर इश्यूज़ हो, टैक्सेशन हो, तो मैंने आवाम का इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया है। ठीक है। अच्छा देखिए, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि आपकी बजट पे भी पॉलिटिक्स हो। हमारे मुल्क में ना देखें बजट पे भी पॉलिटिक्स है। ऐसा ही तो मैं कहता हूँ हमें भी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। बस इतनी एक रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं हुकूमती नुमाइंदगान से और हुक्मरानों से कि भाई आप बजट बना रहे हैं, हम जैसे कराची में बैठे हैं फॉर एग्जांपल, तो भाई कराची में बहुत बड़ा इशू है जो पाकिस्तान में नहीं है, वो है आपका के इलेक्ट्रिक का। सेकेंडरी आपका बहुत ही बड़ा इशू है पानी का। पानी का इतना बड़ा इशू है पूरे पाकिस्तान में नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि K4 का मंसूबा है, पिछले 10 साल से पेंडिंग में है, इस दफ़ा एड्रेस करें उसको। और 3 साल हो गया इस वक्त। मैं समझता हूँ PTI की हुकूमत है, सिंध गवर्नमेंट ने पेंडिंग किया हुआ था, 3 साल में उसको PTI की गवर्नमेंट ने सीरियस नहीं लिया। मैं वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, कराची से बैठ के मैं कराची की नुमाइंदगी कर रहा हूँ कि आप K4 को सीरियस लें, उस बजट में जो है वो उसका फंड मुख्तस करें। और वो जो बस चला रहे थे ग्रीन लाइन, उसका देखें ग्रीन लाइन भी पोलिटिसाइज हो गई ना। देखें ना, ग्रीन लाइन वो इसलिए नहीं चला रहे इस हुकूमत के, देखें वही मसला है सारी कि आवाम की नहीं सोचते। वो समझते कि ये नून लीग का प्रोजेक्ट है, अगर हम बसें चला देंगे तो उसका एडवांटेज नून लीग को चला जाएगा। भाई आवाम का सोचें, छोड़ दें बस किसकी चलेगी। भाई आवाम को आप हेल्थ दें, उनको ट्रांसपोर्ट दें, उनको पानी दें, उनको के इलेक्ट्रिक का बहुत बड़ा सीरियस मसला है। पूरे शहर में लाइट नहीं है। आप ये देखें, आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब तकरीर कल कर रहे थे कि भाई आपके पास जो है वो डिमांड एंड सप्लाई का कोई इशू नहीं है इलेक्ट्रिसिटी में, आपकी जो है वो आपके पास, लेकिन आप यकीन करें पूरा 12 घंटे की लोड शेडिंग थी। ये सरप्लस में जाने के बाद वो कहते हैं डिमांड आपकी सरप्लस में है, सरप्लस के बाद भी आप ये देखें कि 12 घंटे की 8 घंटे की लोड शेडिंग शहर में मुल्क में चल रही है। सबसे बड़े बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। बजट पे लोग कैसे आपकी बिलीव करेंगे? तो मैं समझता हूँ एक इशू आपका के इलेक्ट्रिक का है, ट्रांसमिशन में आप उस पर काम करें, लाइन लॉसेस पे काम करें, और सीरियस नोट पे करें। सीरियस नोट पे पानी का इशू बहुत है, पानी पे बहुत सीरियसली करें। तीसरा एक बहुत बड़ा आवाम का इशू है, वो है महंगाई, इन्फ्लेशन अभी आपका कंट्रोल में नहीं है, इस बजट में भी नहीं है। कोशिश करें इन्फ्लेशन, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन की तरफ तवज्जो दी जाए, ताकि एक बेसिक नेसेसिटी आवाम की जो एक आम आदमी है उसकी दस्तरस में हो, खाना पीना, चावल, रोटी, आटा, ये चीजें आप लोगों को मुयस्सर करें। बाकी सियासत तो चलती रहेगी। इसमें ये एक तरफ तो आप कोरोना में कहते हैं कि आप घरों में रहें, बाहर नहीं निकले, दूसरी तरफ इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम किया 2 दिन पहले, पानी की सप्लाई आप मुनक़ते कर देते हैं, आप लोड शेडिंग कर देते हैं, वो बंदा कैसे घर में रह सकता है? हमें चाहिए कि हम इंसानी मसाइल के हकीकी जो उनके मसाइल हैं उन देखें, अपने ज़मीर को जो है उजागर रखें। हमें जैसे बताया कि हमें एक होकर सोचना है, ये नहीं सोचना है कि उस हुकूमत का काम था या आपका था या मेरा था। हर शख्स को अपना हिस्सा देना। बहुत अच्छी बात, तो हम अपने मुल्क को फिर दोबारा प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे। बहुत अच्छी बात। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। डॉक्टर आबिद हमारे साथ आज मौजूद थे और ये गुफ्तगू काफ़ी प्रोडक्टिव रही है। मैं इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को जो है वो सहमत देते रहेंगे। अजीम, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। अजीम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, अजीम अहमद मेमन, और उनसे हम जो है वो आज बात कर रहे थे कुछ जो बजट के हवाले से जो सूरत हाल है इस पर, और दूसरा ये कि जो कोरोना वायरस की वजह से भी जो सूरत हाल जारी है इस पर हमने गुफ्तगू की। एक ब्रेक हमें लेनी होगी, पहला सेगमेंट जो अपने काम तक पहुँचा है, और दूसरे सेगमेंट में मुख्तलिफ मामलों पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेंगे। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।